देखिए बच्चों, हमारे पास ये सवाल है। ये सवाल हमारे पास दरअसल कंसंट्रेशन के हवाले से, सोल्यूशन के हवाले से सवाल है। सवाल क्या दिया गया है हमें? हमें मास ऑफ अ सॉल्यूट दिया गया है, मास ऑफ द सॉल्वेंट दिया गया है, और हमसे परसेंटेज कॉम्पोजिशन पूछी जा रही है, हमसे पार्ट्स पर मिलियन पूछा जा रहा है, मोल फ्रैक्शन भी पूछ लिए हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट के साथ सॉल्वेंट भी पूछ लिया है, और साथ ही साथ मोलैलिटी भी पूछ लिया। मतलब एक ही सवाल में सभी कुछ आ गया। और अच्छा भी यही है कि हम एक ही सवाल से सारी चीज़ों को सीख भी लें। ठीक है ना। अब देखो हमारे पास क्या कुछ गिवन है, हम उसका डाटा पहले से बना लेते हैं। हमें मास ऑफ द सॉल्यूट गिवन है ना। मास ऑफ द सॉल्यूट गिवन है। मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास मान लो HCl, हम इसे एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारे पास W2 है। मास ऑफ द सॉल्यूट को हम W2 मान लेते हैं। ठीक है। तो हमारे पास वो कितना है बच्चों? 3650 मिलीग्राम। अच्छा, मिलीग्राम को अगर मैं ग्राम में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा? मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो क्या कहते हैं हम? ठीक है ना। मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे? हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.65 ग्राम HCl। ये आ गया मास ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, फिर क्या दिया गया है? मास ऑफ वाटर। अब क्योंकि वाटर रिलेटिवली ज्यादा है तो हम इसे सॉल्वेंट कहेंगे, और वो कितना है? 9.0 ग्राम। अच्छा, हम एक काम करते हैं, दोनों के मासेस पता है तो हम टोटल मास यानी मास ऑफ सोल्यूशन ले लेते हैं। WT कह लेता हूँ इसे। ये दरअसल टोटल मास या मास ऑफ सोल्यूशन कह लेते हैं इसे। टोटल मास नहीं कह रहे हैं हम इसे, मास ऑफ सोल्यूशन कह लेते हैं। ठीक है। दैट्स WT। कितना हो जाएगा वो? 3.65 प्लस 9.0, हमारे पास हो गया 12.65 ग्राम। क्यों लिया हमने? जरा इसकी एक जरूरत थी हमें, इसलिए हमने ये काम किया। अच्छा, हमें क्योंकि पता है कि हमारे पास सॉल्यूट क्या है, तो हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl ले लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl का मतलब M2 कह लेता हूँ। मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl कितना होता है बच्चों हमारे पास? 36.5 ग्राम पर मोल। ठीक है ना। 36.5 ग्राम पर मोल। ठीक है। इसी तरह मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर ले लेते हैं, दैट्स M1 ले लेते हैं। वो कितना होता है? 18 ग्राम पर मोल, है ना। 18 ग्राम पर मोल, ये हमारे पास। ठीक है। अच्छा, आप अगर ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं हमारे पास तो हम क्या करें? हम यहाँ पे अगर मास ऑफ द सॉल्यूट, मास ऑफ द सॉल्वेंट पता है तो हम क्या करें? हम इनके मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मानो हम क्या कह रहे हैं? मोल्स ऑफ HCl, एज्यूमिंग N2 कह लेते हैं हम इसे। और वो कितना है बच्चों? मास कितना है? 3.65। मॉलिक्यूलर मास कितना है? 36.5। तो आंसर आ जाएगा 0.1 मोल। ठीक है ना। इसी तरह मोल्स ऑफ वाटर निकाल लीजिए, दैट्स N1 कह लेते हैं हम उसे। N1 कह लेते हैं हम इसे। और वो कितना होगा? 18। हमारे पास इसका मास कितना है? 9.0 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना है? 18। तो आंसर आ जाएगा 0.5 मोल। अब अगर हम यहाँ से टोटल मोल्स निकाल लें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। टोटल मोल्स हमारे पास कितने आ गए? दैट्स NT कह लेते हैं हम इसे। हम ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, इसकी एक जरा वजह मैं आपको समझाऊंगा सॉल्व करते हुए। कि अगर आप ये तमाम काम एक साथ ही कर लें तो बच्चों ज्यादा अच्छा है। दैट्स 0.6 मोल आ गए, दैट्स NT। ये काम हम क्यों कर रहे हैं, जरा इसकी हम इसकी तरह एक रीजन जरा सुने, देखें क्या है। हमें सवाल दिया गया है मास ऑफ सॉल्यूट, हमें सवाल में दिया गया है मास ऑफ सॉल्वेंट,
और हमसे कहा जा रहा है कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन मालूम कर लें, है ना। हमसे कहा जा रहा है भाई क्या मालूम करें, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ठीक है ना। परसेंटेज कॉम्पोजिशन के लिए बच्चों क्या रिक्वायरमेंट होती है, हमें मास ऑफ द सॉल्यूट और मास ऑफ द सॉल्यूशन पता होना चाहिए, दैट्स परसेंटेज कॉम्पोजिशन के लिए। ठीक है, तो हमने यही काम किया, फिर हमें क्या मालूम करना है सवाल के अंदर, और क्या मालूम करना है हमें, हमें सवाल के अंदर पार्ट्स पर मिलियन मालूम करना है HCl के। अब पार्ट्स पर मिलियन मालूम करना है, ppm मालूम करना है, तो ppm मालूम करने के लिए भी हमें क्या चाहिए होता है बच्चों, मास ऑफ द सॉल्यूट और मास ऑफ द सॉल्यूशन चाहिए होता है। तो ppm मालूम करना, हमने तो ये काम भी कर लिया। फिर हमें क्या मालूम करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl। मानो मोल फ्रैक्शन का सिंबल होता है ये काई, और सॉल्यूट के लिए हम 2 इस्तेमाल करेंगे, ये मालूम कर लेना है हमें। इसी तरह हमें क्या मालूम करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, सॉल्वेंट है वो तो इसको काय 1 कह लेंगे हम वैसे। ठीक है ना, ये हमें मालूम करना है। और फिर इवेंचुअली हमें क्या मालूम करना है, मोलैलिटी, आखिर में क्या मालूम करना है, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन मालूम करना है, दैट स्मॉल m मालूम करना है। अब ये तमाम चीजें मालूम करनी है हमें, मत मानो हमें मालूम करनी है 5 चीजें, और हमें गिवन क्या है, सिर्फ 2 चीजें, सॉल्यूट का मास दिया है, सॉल्वेंट का मास दिया है, और पूछा बाकी चीजें आप बता दें, बाकी चीजें आपसे बता दें। समझ में आई बच्चों, हम एक एक करके इन तमाम चीजों को बच्चों मालूम करने के लिए जाते हैं। ठीक है ना, अब कैसे मालूम करते हैं, क्या क्या मालूम करते हैं, देखो सबसे पहले मालूम कर देते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन। टू फाइंड परसेंटेज कॉम्पोजिशन, अब फॉर्मूले अगर याद है ना तो तुम्हारी जीत है, फॉर्मूले अगर याद है तो तुम्हारी जीत है। देखो परसेंटेज कॉम्पोजिशन अगर हम मालूम करते हैं ना, तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन मालूम करने का तरीका क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, और जब परसेंटेज निकाली जाए तो मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे। ठीक है ना। अब मास ऑफ सॉल्यूट से मुराद मैंने जो डाटा बनाया था ना, वो मैंने इसी हिसाब से इसी को सोचते हुए बनाया था, मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज W2, मास ऑफ सॉल्यूशन दैट्स WT। ठीक है, इसलिए मैंने डाटा उसको इनिशियली बड़ा डिटेल्ड में बना लिया था। अब देखो क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट से मुराद क्या है, W1, मास ऑफ सॉल्यूशन से मुराद क्या है, WT। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है बच्चों, 3.65, सॉल्यूशन का मास कितना है, 12.65, है ना, 12.65, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, है ना, 3.65। जल्दी से डिवाइड करके बताओ क्या क्या आंसर आ रहा है, जल्दी से बताओ मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आ रहा है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या आ रही है भाई। हाँ भाई, कैलकुलेटर में रख के सॉल्व करेंगे तो इसकी परसेंटेज आएगी 28.85%। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास इसका पहला हिस्सा हो गया। अच्छा, अब हमें क्या करना है, दूसरा हिस्सा, दूसरा हिस्सा क्या है जरा चेक करो, हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं भाई टू फाइंड पार्ट्स पर मिलियन, ppm मालूम कर लेते हैं। अगर परसेंटेज निकालना आता है ना, अगर परसेंटेज निकालना आता है तो पार्ट्स पर मिलियन निकालना तो कोई मसला ही नहीं है। देखो कैसे, हम कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन, फॉर्मूला क्या है बच्चों पता है, मास ऑफ सॉल्यूट, है ना, मास ऑफ सॉल्यूट। अच्छा मैंने यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट 1 लिखा, 1 नहीं है 2 है। ठीक है ना, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन
है ना, ये तो कुछ मिलता जुलता हो गया, ये तो कुछ मिलता मिलता जुलता हो गया। बस फर्क क्या है, 100 की जगह मिलियन 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। यानी ये फैक्टर अगर तुम नोट करो, ये फैक्टर अगर तुम नोट करो तो बिल्कुल सेम है ना। ये फैक्टर बिल्कुल सेम है। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो परसेंटेज, 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पार्ट्स पर मिलियन, अगर 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पार्ट्स पर बिलियन, 10 की पावर 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पार्ट्स पर ट्रिलियन। बस और कुछ भी नहीं है। मानो परसेंटेज कॉम्पोजिशन का मतलब है पार्ट्स पर 100, है ना। यहाँ पे हमारे पास दरअसल क्या है, यहाँ 100 है तो हम कहेंगे पार्ट्स पर 100, यहाँ मिलियन है तो पार्ट्स पर मिलियन, 10 की पावर 9 लग जाता तो बिलियन, एंड whatever। अब देखो सॉल्व करने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है हमारे पास, सॉल्व करने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है हमारे पास। भैया मास कितना है, 3.65। सोल्यूशन का मास कितना है, 12.65। 10 की पावर 6, 10 की पावर 6। बताओ भाई पीपीएम कितना आएगा बच्चों, कैलकुलेटर में रख के वैल्यू सॉल्व करके बताओ आंसर क्या निकल रहा है। ठीक है, आंसर क्या निकल रहा है देख के बताएं। हाँ भाई बच्चों, इसको जरा हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.885 है ना, 2.885 ये हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है ना, ये हमारे पास इसका। ठीक है बच्चों, समझ में आया। बस परसेंटेज कॉम्पोजिशन वाला यही है, 100 की का 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा अब हमें क्या मालूम करना है, अब हमें क्या मालूम करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, है ना। अब हमें क्या मालूम करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो चलो मालूम करते हैं, टू फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl। हम इसे Chi2 का नाम दे रहे हैं। अब देखो, अगर मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला याद है तो फिर तो कोई मसला ही नहीं। भाई मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखें जरा आप। हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, है ना। अब देखो, अब समझ में आ रही है क्यों मैंने मास को मास को मोल में कन्वर्ट कर लिया था, क्यों मैंने मासेस को मोल में कन्वर्ट कर लिया था। समझ में आई बात, क्योंकि मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना था। मोल फ्रैक्शन के लिए मोल फ्रैक्शन के लिए मोल्स की रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने क्या किया, मास को मोल में कन्वर्ट कर लिया एक साथ ही, है ना, एक साथ ये काम कर लिया। अब मोल फ्रैक्शन मालूम करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट सॉल्यूट मालूम करना है। भाई क्या है ये हमारे पास, 0.1। टोटल मोल्स कितने हैं, 0.6। ऐसा ही है ना, चेक कर लो, टोटल मोल्स कितने हैं, 0.6। मोल ऑफ HCl कितने हैं, 0.1। ठीक है, तो अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे, अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे, 0.1 डिवाइड बाय 0.6, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन जो सॉल्यूट क्या निकलेगा, दैट वुड बी 0.166। इसका कोई यूनिट नहीं होता बच्चों, इसका कोई यूनिट नहीं होता। समझ में आया, समझ में आया। ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हम मालूम करेंगे टू फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। वाटर सॉल्वेंट है ना, Chi1 कह देते हैं हम इसे। अब देखो, एक तो बच्चों, एक तो हमारे पास क्या है, एक तो हमारे पास यही है फॉर्मूला। क्या हम कहें देखें, जैसे Chi2 के लिए हमने कहा, मेरे Chi1 इज इक्वल्स टू मोल ऑफ द सॉल्वेंट डिवाइड बाय टोटल मोल्स। एक तो ये फॉर्मूला बिल्कुल दुरुस्त है, कर लें आप ये काम, कोई इशू नहीं है। क्या फिर हम यही काम एक और अंदाज से भी कर सकते हैं, दैट इज यूनिक। क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इज इक्वल्स टू 1। यानी अगर दोनों में से किसी एक का मोल फ्रैक्शन पता है तो हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके भी काम चला सकते हैं, और मैं यही काम करने वाला हूं। मतलब क्या, मैं कह रहा हूं Chi1
इज इक्वल्स टू 1 - chi 2। 1 कांस्टेंट वैल्यू है, माइनस chi 1 कितना है 0.166। अब 1 में से माइनस कर दीजिए 0.166, तो आपके पास जो मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट आएगा दैट वुड बी 0.834। समझ में आया बच्चों? ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब बच्चों हमारे पास बचा लास्ट पार्ट। अच्छा भाई, क्या है वो लास्ट पार्ट? एक सवाल में बहुत कुछ था, सवाल ऐसा है खत्म ही नहीं हो रहा है ना। वो सवाल ऐसा हो गया जैसे गर्मी, खत्म ही नहीं हो गया जरी भाई। आज तो कुछ तबाही गर्मी थी। अच्छा भाई, क्या करना है भाई? मैं मालूम करना है टू फाइंड मोलैलिटी। मोलैलिटी को ना स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैरिटी का छोटा भाई होता है ये जरा ध्यान में रखना है। मोलैरिटी अलग है, मोलैलिटी अलग है ना, तो इसको जरा भूल मत जाना। ठीक है ना? हाँ सर, तुम याद रखना, कहीं भूल मत जाना। ठीक है ना? अब देखो मोलैलिटी क्या होती है। हम कहते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन नहीं, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। सॉल्वेंट के मास को किलोग्राम से, किलोग्राम में इस्तेमाल करेंगे। सॉल्यूट के मोल्स को सॉल्वेंट के मास से, किलोग्राम मास से डिवाइड करना, ये हमारे पास क्या कहलाता है? मोलैलिटी कहलाता है। मोलैलिटी कहलाता है। ठीक है, ये बात जरा ध्यान में रखनी है। अच्छा, अब अगर मैं इसको थोड़ा अपने अंदाज में जरा सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करूं तो मैं देखो इसको कैसे करूंगा। मैं कहूंगा देखो मोलैलिटी इज इक्वल्स टू मोल ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ध्यान में रखिए सॉल्वेंट होगा ये। अच्छा, अगर मोल्स में ना दिया गया हो, सॉल्यूट मोल्स में ना हो, तो हम कहेंगे मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय molecular mass of the solute into mass of the solvent in किलोग्राम। ये भी हो सकता है। अच्छा, अगर मानो हमें सॉल्वेंट किलोग्राम में नहीं दिया गया, ग्राम में दिया गया, मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा हमारे पास? अब क्या हो जाएगा? हम कहेंगे मास ऑफ द सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय molecular mass of the solute into mass of the solvent in ग्राम। ये जो 1000 लगा है ना, ऊपर जो 1000 लगाया है, इस 1000 ने दरअसल किलोग्राम, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप हमारे पास डेवलप हुआ। यानी अगर मास ऑफ द सॉल्वेंट किलोग्राम में ना हो तो हम क्या करेंगे? ऊपर 1000 लिख के सॉल्व कर लेंगे, ऊपर 1000 लिख के सॉल्व कर लेंगे। अब ये हमारे पास दरअसल रिलेशनशिप है। और यहां जो हम मास इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो जहन में रखें, वो WT नहीं है, दैट्स W1। अच्छा है कि लिख लूं इसे भी, दैट्स W1, मास ऑफ द सॉल्वेंट है ये, सोल्यूशन नहीं है, WT नहीं है, W1 है। ठीक है, चलो भाई, अगर यही चीजें बन रही हैं तो चलो लिख देते हैं। मास ऑफ द सॉल्यूट कितना था? 3.65 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ द सॉल्यूट क्या है? 30, सॉल्यूट है HCl, 36.5 इंटू मास ऑफ द सोल्यूशन कितना है? मास ऑफ द सॉल्वेंट कितना है? मास ऑफ द सॉल्वेंट कितना है बच्चों? मास ऑफ द सॉल्वेंट मतलब W1, दैट्स 9.0, है ना, दैट इज 9.0। बच्चों फॉर्मूला समझ में आया? फॉर्मूला समझ में आया? हाँ भाई बच्चों, कैलकुलेटर में तमाम चीजें डालेंगे और कैलकुलेटर हमें इसका आंसर दे देगा 11.11 मोलल। यूनिट क्या होगा इसका? मोलल, है ना। यूनिट क्या होगा इसका? मोलल। मोलल का मतलब होता है, मोलल का मतलब होता है मोल पर किलोग्राम। मोल पर किलोग्राम, ये यूनिट MCQs में भी आ सकता है। मोलल
का मतलब होता है मोल पर किलोग्राम, है ना, मोल पर किलोग्राम। समझ में आ गया बच्चों, न्यूमेरिकल क्लियर हुआ, समझ में आ गया रख के ये।